समय की कीमत। राम सिंह जी अपनी पत्नी शांति देवी को जोर जोर से बोलते जा रहे थे। अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बेवजह खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1.5 महीना हो चुका है हमें इस घर में आए हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगा रखी है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। मैं तो जब भी ऑफिस से आता हूँ तो तुम्हारा उदास चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम्हें घुटन होती है, अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तू मुझे भी पागल बनाकर छोड़ेगी। शांति देवी भीगी आंखें लिए राम सिंह जी की बातों को सुने जा रही थी। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? बड़ा घर, गहने, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो गया है और उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारियां से भी हम लोग मुक्त हो गए हैं। इससे ज़्यादा अब तुम और क्या चाहती हो? वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची कर ही क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूल की बातों में व्यर्थ करूँ। राम सिंह जी गुस्से से बोले तो शांति देवी जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और बोली, हाँ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कभी समय होता ही कहाँ है। दिन भर ऑफिस में बिता देते हो और रात को घर लौटते हो तो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। हर रोज ऐसा ही तो होता है। आप बाहर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है, जिंदगी थम सी जाती है, दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रही। तो राम सिंह जी बोले, अरे शांति, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? बोरियत महसूस होती है तो तुम भी टीवी देख सकती हो, अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर राम सिंह जी करवट बदलकर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर राम सिंह जी अपनी नौकरी पर चले गए, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी शांति देवी जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें अपने पति की कही हुई बात याद आई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना पड़ेगा। शांति देवी जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला दिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, लेकिन शांति जी उसमें इतनी मस्त हो गई थी कि गाना बंद होने के बावजूद भी वो गाना गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वो थोड़ा सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। सहसा उनके कानों में आवाज पड़ी तो वो इधर उधर देखने लगी, कोई नजर नहीं आया तो वापस अंदर जाने लगी। तभी फिर से आवाज आई, अरे भाभी जी इधर देखिए। ऊपर शांति जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने पूछा तो शांति देवी जी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन वो महिला जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, भाई साहब क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर बोली, मेरा नाम रवीना है। आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। कब से सोच रही हूँ कि आप बाहर दिखें तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं। सारे दिन 4 दीवार में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हो क्या आप? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए। किसी दिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर आ जाइए, एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। जी जरूर। ऐसा कहते हुए शांति जी ने उनकी बात को टालना चाहा तो वो महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा ये बताइए आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, शांति जी ने कहा तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही शांति जी कुछ असहाय हो गईं और सोचने लगी कि किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें ऐसी फालतू की पार्टियों में जाना शोभा नहीं देता, घर पर ही रहा करो। अब पतिदेव की मर्जी के बिना मैं कैसे पार्टी में जा सकती हूँ? तभी पड़ोसन बोली, अरे ज्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करोगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। उस समय पड़ोसन को मना करना शांति देवी जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। जाने का दिल तो उनका भी बहुत था, लेकिन यही सोचकर रह गए कि कहीं पतिदेव जी नाराज ना हो जाए। बस यही सोचकर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो शांति जी ने जाकर दरवाजा खोला और देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप? एक फीकी सी मुस्कान के साथ शांति देवी जी बोली, अरे भाभी जी मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत भी है। आप उस दिन किटी पार्टी में क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली,
सारा दिन घर में कैद होकर भला आप कैसे रह सकती हैं? अरे एक जगह पर ठहरा हुआ तो पानी भी बदबू मारने लग जाता है। इसीलिए जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैंने पड़ोस वाली सुमित्रा जी से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली, आप बाहर नहीं निकलती। क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर शांति जी की आंखें भर आईं। अरे ये क्या आप रो रही हैं? पड़ोसन ने पूछा तो शांति जी सामान होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रोकर भी गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा आप अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? रवीना ने कहा और बड़े हक से शांति देवी जी के साथ अंदर आ गई और बोली, आपके लिए शायद ये घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले इस घर में जो रहती थी वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताओ, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियां क्यों नहीं खोलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए रवीना जी बोली तो शांति जी उदासी भरे सुर में बोली, वो क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियां खोलना पसंद नहीं है। ये सुनकर रवीना जी हैरान हो गई और बोली, क्या उनको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है, जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई? तो शांति देवी जी ने कहा, जी हाँ, वो मेरा किटी पार्टियों में जाना उन्हें पसंद नहीं है। कहते कहते शांति जी रुआसी सी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ सोचकर बोली कि अच्छा एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। शांति जी ने कहा तो रवीना जी बोली, अच्छा तो आप सास भी बन चुकी हो, फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जलीकट्टी सुना के अपनी भड़ास निकाल लो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। तभी शांति जी बोली कि मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ, बेटा बहू तो मुंबई में रहते हैं, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने का या प्यार जताने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद किया था, शांति जी ने कहा तो रवीना जी बोली, ये भी अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल होती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद की नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई है तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया है? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं? रवीना जी ने शांति जी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गुथा ही होगा ना, मैं चपाती बनाती हूँ, फिर खा कर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। रवीना जी का इतना अपनापन देखकर शांति देवी जी हैरान रह गईं। उधर रवीना जी ने चपाती बनाई तो शांति देवी जी ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए रवीना जी बोली, लेकिन भाभी जी आपसे एक बात पूछूं, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए। कहते हुए रवीना जी ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो आपकी मीठी आवाज़ दिल को भा गई। कहाँ से सीखा आपने गाना? रवीना जी ने पूछा तो शांति देवी जी बोली, वो दरअसल मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा तो उनसे सीख लिया। रवीना जी ने देखा कि संगीत की बात करते हुए शांति जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो संगीत की क्लासेस क्यों नहीं देती? इस तरह आपका समय भी कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो शांति जी बोली, शौक तो मुझे भी बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज किया करती थी, लेकिन जब शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी, मेरे पति को भी ये सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उनके बाद मैंने गाना ही छोड़ दिया। कभी दिल करता है तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। वो समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी में एक खालीपन सा लगता है। न जाने क्यों अब जीने का मन नहीं करता। सोचती हूँ फिर खुद के साथ कुछ कर बैठूं। बोलते बोलते शांति जी की आवाज़ रुआसी हो गई। ये बात सुनकर रवीना जी का दिल जोर से धड़का और बोली कि क्या कहा, कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में रवीना जी ने कहा तो काफी देर से शांति जी की आंखों से जो आंसू बाहर निकलने में झिझक रहे थे वो अचानक बांध तोड़कर बह निकले। तो रवीना जी ने उनको सहलाते हुए कहा कि क्या ऐसा करके अपने परिवार को सजा देना चाहती हो? आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो क्या मर जाना ही इकलौता रास्ता है? बिल्कुल नहीं। पति बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास।
सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से एतराज था, तो आपने अपने जीवन को दिशा विहीन बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं, तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं है, तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है, तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप उस दिन मेरे घर पर भी नहीं आई। क्या आपके लिए आपका जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती हैं आप बाकी सब लोगों का कि घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो गई? रवीना जी के इतना कहने पर शांति जी सुबकते हुए बोली कि शुरू से ऐसा ही तो होता आया है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था कि अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वो इच्छा भी मन में ही रह गई। वो तो खुद ही अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया। अरे तो क्या हुआ, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने। अपनी इच्छा से तो जी ही रहा है ना। आज से 20 साल के बाद वो तो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कहते कहते रवीना जी अचानक चुप हो गई। तभी शांति जी बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चों को मेरी हुई उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो, तो दूसरी ओर मरकर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जियो। कहते हुए रवीना जी की नजर शांति जी के बेडरूम की ओर गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखो तो रवीना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। रवीना जी को समझते देर न लगी। उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं, सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो न जाने यहाँ क्या हो गया होता। थोड़ी देर के लिए एक भयानक सन्नाटा पसर गया। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई रवीना जी की कांपती हुई आवाज आई, आपके पति काम से कब लौटते हैं? अरे वो तो रात को लेट ही आते हैं, कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे मैं तो बहुत समय से अकेली ही रहती हूँ और अब शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त है और पति के लिए तो मेरी इच्छा न कल कोई मायने रखती थी और ना ही आज ही कोई मायने रखती है। ये घर मेरे पति के हिसाब से चलता है। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वो घर अब भाभीियों का हो चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में ना तो मेरे पति की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने से पहले मैंने ये खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। ये सुनकर रवीना जी का दिल दहल गया। वो सोचने लगी कि अगर शांति जी की जगह वो खुद होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। फिर कुछ सोचकर बोली कि चलो भाभी जी, आज इन्हीं खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज आप ये खिड़कियां बंद मत करना और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों से आपने कभी अपने पति का विरोध नहीं कहा, ना नहीं किया, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती। अरे आप एक जीवंत इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपके साथ घुटती हो तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले इस कारण आपके अपने पति के साथ कहा सुनी ही क्यों ना हो जाए। परंतु अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। कभी कभी शांति पाने के लिए शांति भी सहन करनी पड़ती है। रवीना जी बोली तो शांति जी बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। रवीना जी की बातें शांति जी को सही लग रही थी। तभी रवीना जी फिर से बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? आप मालकिन ने अपने घर की, जैसा आप चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। तो शांति जी बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या? आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए कि घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? रवीना जी की बात सुनकर शांति जी के चेहरे पर एक चमक आ गई। तभी रवीना जी बोली कि भाई साहब तो देर से आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। रवीना जी का आग्रह सुनकर शांति जी कुछ असहज हो गई। तो रवीना जी बोली, अरे आप चिंता क्यों करती हैं? फोन करके बता देंगे आपके पति को
कि आप मेरे घर पर हैं। जब वो लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। शांति जी के मना करने के बावजूद भी रवीना जी उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गईं। रवीना जी के घर पहुंचकर शांति जी ने देखा कि उसने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गईं। फिर रवीना जी बोली, अरे क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए, कभी कभी परिवर्तन भी जरूरी होता है। ऐसा कहते हुए रवीना जी ने फोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक शांति जी भी कुछ सहज हो चुकी थी और अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें रवीना जी के साथ साझा करने लगीं। लेकिन रह रहकर रवीना जी के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो उस समय उसके घर न गई होती तो अब तक शांति जी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उसके परिवार वालों को वो केवल एक शव के रूप में ही मिलती। रात के 11 बजे शांति जी के पति राम सिंह जी ने रवीना जी के घर की बेल बजाई तो रवीना जी अजीब सी कसमकस में थी कि क्या उसे शांति जी की उस हरकत के बारे में उसके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाएं उसके पति को कि शांति जी के जीवन को खतरा है। चाहते हुए भी वो इस मामले से आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन भी रवीना जी के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार शांति देवी को फोन करके उसका हाल चाल पूछ लूं, परंतु 2-3 बार फोन करने के बाद भी शांति जी ने फोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी की आशंका से रवीना जी की सांसें फूलने लगीं। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर जाकर शांति जी के घर की बेल बजाई तो राम सिंह जी बाहर आए। अरे भाई साहब, आप इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन भाभी जी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। भाभी जी कहाँ है, ठीक तो है ना वो? एक ही सांस में रवीना जी ने सब कुछ बोल दिया और यहाँ वहाँ देखने लगी तो राम सिंह जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ शांति को? वो तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए अभी नींद की गोली लेकर सोई है। ये सुनकर रवीना जी की सांस में सांस आई और फिर बोली, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर राम सिंह जी उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे तो उसने पिछली शाम की सारी बात राम सिंह जी को बता दी। ये बात सुनते हुए राम सिंह जी हक्के बक्के रह गए। फिर रवीना जी ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा कि आपके कमरे में पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था? नहीं तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझसे पहले शांति कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने शांति से इस बारे में पूछा भी था तो उसने कहा कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया इसे? मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। कहते हुए राम सिंह जी धम से सोफे पर बैठ गए तो रवीना जी बोली कि बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप अपनी पत्नी को उसकी मर्जी से जीने दीजिए। जैसा उसका दिल करता है वैसे उसे रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात के लिए मना ही नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, हर सामान तो है उसके पास। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए रवीना जी बोली, ये खिड़कियाँ कल मैंने ही खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। ये सुनकर राम सिंह जी कुछ सकपका गया और फिर बोले, हाँ, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने ही बंद की थी। अरे समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है? जिंदा इंसान है वो, जिसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने की बजाय उसे वो सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपनी पत्नी के साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो एक बार उसे उसके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते ये बात करने मैं यहाँ चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर रवीना जी अपने घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचकर भी उसका ध्यान बस इसी बात पर लगा हुआ था कि शांति जी का क्या होगा। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति रमन जी का फ़ोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो रमन जी ने कहा कि अच्छा किया जो तुमने उसके पति को सारी बात बता दी। अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, उसे जैसा करना है वैसा करने दो, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन रमन, एक इंसान होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। तुमसे कभी जीत पाया हूँ मैं जो अब जीत जाऊंगा। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ। ऐसा कहकर रमन जी ने फ़ोन रख दिया। इधर जैसे ही रवीना जी ने फ़ोन रखा तभी उसके फ़ोन की घंटी फिर से बजी। देखा तो राम सिंह जी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते हुए बोले, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बहन जैसी हैं, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, रवीना जी ने विनम्रता से कहा। तो राम सिंह जी बोले, क्या आप आज के दिन शांति जी के साथ रह सकती हैं, क्योंकि इस हालत में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा।
कहते कहते राम सिंह जी का स्वर रुंध गया। तभी रवीना जी बोली, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जाते हुए उन्हें यहाँ छोड़ जाइएगा। थोड़ी देर बाद शांति जी रवीना जी के घर आ गई तो रवीना जी बोली, अरे भाभी जी आइए, नाश्ता किया या नहीं? तो शांति जी बोली, अरे रवीना तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। शांति जी के चेहरे पर मुस्कान देखकर रवीना जी को बहुत खुशी मिली और फिर बोली, अच्छा तो आज पति देव के साथ नाश्ता करके आई हैं आप? तभी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हुए रवीना जी चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगी। तो शांति जी बोली, रवीना तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितने करीने से सजाया तुमने अपने घर की हर चीज को। मेरे घर में सामान बहुत ज्यादा है ना, इसलिए भरा भरा सा लगता है। तो भाभी जी देर किस बात की, आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना बेकार का सामान है वो निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की भी जगह बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीदना। कल से शुरुआत करते हैं। लेकिन रवीना, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना होगा। अरे भाभी जी, वो तो अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगी? रवीना जी ने कहा। तो शांति जी बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी, आप यहीं रहिए, मेरे पति भी बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। कई बार भाई साहब से बात करके तो देखा एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वो जरूर मानेंगे। रवीना जी की बात से शांति जी सहमत हो गई। अगले दिन राम सिंह जी शांति जी को रवीना जी के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। रवीना जी के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू किया। जितना भी टूटा फूटा सामान था सब उठाकर बाहर निकाला। फिर रवीना जी कबाड़ी वाले को बुलाने लगी। तभी शांति जी कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ी वाले को दे दिया है तो घर में तांडव खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचेगा कि शांति नाम का नमो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी आपको अपने पति के परमिशन की जरूरत है। एक बात अपने मन में बिठा लो कि ये घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अपनी इच्छाओं को भी महत्व देना सीखो। कैसे जियो अपनी इच्छा से रवीना? पहले मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ और कल को शायद बहू के मन के मुताबिक जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी क्या बात करती हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है? अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहे तो इल्जाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था ये सब करने को। ये बात सुनकर शांति जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं वो मुझे, और ये भी कहा है कि जो चीज चाहे वो खरीद लेना। तो बस फिर देर किस बात की। राम सिंह जी की अनुपस्थिति में शांति जी और रवीना जी ने सारा पुराना सामान बेच दिया और बाजार जाकर घर की साज सजावट के लिए सामान खरीद लाई। और फिर दोनों ने मिलकर बड़े उत्साह के साथ घर की साज सजावट की और 2-3 दिनों के अंदर ही वो घर शांति जी के सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो शांति जी हमेशा उदास और मायूस रहती थी, अब वो मुस्कुराने लगी थी। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उसके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज तो नहीं होंगे। आज शाम को राम सिंह जी घर वापस आने वाले थे तो शांति जी की सांस अटकी हुई थी कि आखिर ये सब देखकर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया होगी। उधर रवीना भी थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आज़ादी राम सिंह जी सहन भी कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए शांति जी ने दरवाजा खोला। शांति जी को देखते ही राम सिंह जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली शांति जी आज एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। सोचने लगे कि बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगती थी उनकी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी। इतने भर में ही उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई। खैर, जब जागो तब सवेरा। राम सिंह जी ने हाथ जोड़ते हुए रवीना जी का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी ही देर में शांति जी के बेटा बहू भी आ गए। उन्हें देखकर शांति जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी बहू बोली, मम्मी जी, इस बार हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है। 1 सप्ताह हम लोग भी आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे ये क्या है? शांति जी ने पूछा। तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, ये पापा ने आपके लिए मंगवाया है। तो शांति जी हैरान हो गई और बोली, अरे आखिर है क्या इसमें, तुम खुद ही देख लो। राम सिंह जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बॉक्स खोल कर देखा तो शांति जी की आंखें खुशी से झिलमिला उठी।
राम सिंह जी बोले, शांति, ये हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। आज से तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अपने पति द्वारा लाया गया इतना प्यारा उपहार देखकर शांति जी की खुशी का ठिकाना न रहा। आज शांति जी को अपना हंसता खिलता परिवार मिल गया था और रवीना जी खुश होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते देख रही थी। दरअसल राम सिंह जी अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और ये सब उन्होंने रवीना जी के कहने पर किया था। भरी आंखों से रवीना जी की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। आज वे समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, फिर चाहे वो सोने का ही क्यों ना बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। शांति जी ने भी रवीना जी का शुक्रिया अदा किया कि अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं रहती। कहते कहते शांति जी की आंखें भर आईं तो रवीना जी बोली, कोई बात नहीं भाभी जी, अंत भला तो सब भला। आज राम सिंह जी ने पहली बार शांति जी को इतना खुश देखा था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।